अब मैं इजहार ख्याल के लिए प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना इजहार ख्याल फरमाएं। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। बरसात हो रही है गुलहाय रंग बू की, बरसात हो रही है गुलहाय रंग बू की, क्या बात है तुम्हारे अंदाज गुफ्तगू की। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब। ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हाज़रीन जलसा जो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के खूबसूरत हॉल में तशरीफ फरमा है, और वो तमाम नाजरीन जो दुनिया भर से इस हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन सेमिनार में मौजूद हैं, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ शोबे उर्दू और शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ उस्ताद साहब को, उनके तमाम असातिज़ा को, उनके तमाम रिसर्च स्कॉलर को, रमेशा कमर को, और तमाम अहबाब जो यहाँ मौजूद हैं। ये यकीनन वक्त का बड़ा तकाजा था जिसको आपने पूरा किया। देखिए, मामला क्या है कि तारीख हमें फरामोश कर दी अगर हमने खुद अपनी तारीख नहीं लिखी। तारीख हमें महव कर देती है अगर हमने अपनी तारीख को खुद जिंदा नहीं किया। और तारीख को जिंदा करने के सम्त में ये कदम जो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने उठाया, मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने शम्सुर रहमान फारूकी जैसे अदीब, नाक़िद, शायर के हवाले से ये एक रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया है। बहुत खुशी हुई कि अहद हाजिर के बड़े नक़ाद, जिन्हें मैं अपना भाई कहता हूँ, प्रोफेसर नासिर अब्बास नैयर साहब यहाँ मौजूद रहे। मैं अपनी नई नस्ल के बच्चों को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नासिर अब्बास नैयर को देखिए और अपने आप को समझने की कोशिश करें। कसीरुल मुताला है, कई ज़बानों पर उबूर रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में गुफ्तगू करते हैं, और आज बड़े इख्तिसार से तकरीबन शमशुर रहमान फारूकी साहब के तमाम पहलू, उनकी तनकीदी, अदबी, शेरी, जितनी खिदमात हो सकती हैं, उन तमाम पहलुओं का खूबसूरती से अहाता किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके लिए भी कि नासिर साहब ने खूबसूरत कलीदी खुतबा पेश किया, इसके लिए भी कि अब्दुल रऊफ़ उस्ताद साहब ने बहुत ही उम्दा इंतखाब किया है आज के इस कलीदी खुतबे के लिए। अहद हाज़िर के ये बड़े नाक़िद हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। देखिए, शम्सुर रहमान फारूकी साहब की जहाँ तक बात है, तो किसी बड़ी अदीब पर गुफ्तगू करनी तो मुश्किल भी होती है और आसान भी। मुश्किल ये है कि उनके पहलुओं का अगर जायज़ा अगर आप लें तो आपके पास भी वो नज़र होनी चाहिए जो मेरे पास कम अज़ कम नहीं है। इसलिए मैं पहले ही माज़रत कर लूँ कि उन तमाम पहलुओं का अहाता ज़ाहिर है कि उस बारीक बीनी से तो मैं नहीं कर सकता। और आसान इसलिए है कि जो बड़ा अदीब होता है, बड़ा शायर होता है, उसके बारे में कुछ भी चंद जुमले आप कह दें, तहसीनी जुमले, तो आप आसानी से उसे सराहते भी। लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा तनकीदी जुमला अगर आप कह दें तो वो आपके लिए वबाल जान भी बन सकता है और वो इंतशार का सबब भी हो सकता है। मेरा ख्याल है लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितना सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात धर के आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत वजह कहा हमारे भाई नासिर अब्बास नैयर साहब, और मैं भी ये समझता हूँ कि वो 60 की दिहाई है कि जब शमशुर रहमान फारूकी उर्दू अदब के मंजरनामे पे जलवगर हुए, और इस तरह जलवगर हुए कि बहुत जल्द उर्दू दुनिया उसकी जादी मुतवज्जा। अब मुतवज्जा होने की बड़ी वजह क्या थी, ये हम सब जानते हैं या अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने बाज़ाब्ता एक रुझान को आम करने के समय मुनज़्ज़म कोशिश, मनसूबा बंद तरीके से काम किया। बाज़ अहबाब इसे तहरीक भी कहते हैं, जिससे मैं मुत्तफ़िक़ नहीं। बुनियादी तौर पर एक नया रुझान था जिसकी तरवीज में उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें लगाई।
शमशुर रहमान फारूकी की बड़ी खूबी ये थी, जिसका अभी जिक्र किया, कि वो कसीरुल मुतालिया शख्स थे। मेरा ख्याल है कि मगरबी अदब का जितना वसी मुताला था वो कम लोगों के पास, लेकिन सिर्फ मगरिब तक अपने आप को उन्होंने महदूद नहीं रखा, बल्कि मशरकी अदबियात की तरफ भी देखा, और बहुत ही खूब, बहुत गहराई, बहुत बारीक से मैं उनकी उमक नजरी को जरूर खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए मामला क्या है कि अगर उनकी तमाम तहरीरें पढ़ें, तालिब इल्म पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो इब्तदाई दिनों में जो मगरबी असरात उनके जहन दिल पर थे, वही उनकी तहरीरों से आया भी हो रहे थे। लेकिन लफ्ज़ माना की बहस हो या अदब की इफ़हाम व तफहीम का मामला, उन्होंने ज्यादातर मगरबी पैमाने और अक़दार को सामने रखा है। लेकिन ये अच्छी बात हुई कि उन्होंने क्लासिकी शायरी और दास्तानी अदब की जानिब भी खुसूसी तवज्जो दी। इसीलिए कभी कभी समझना मुश्किल होता है कि वो मगरबी चश्मे से देखते हैं हमारे अदब को या मशरकी चश्मे से देखते हैं। आप देखें कि दास्तान अमीर हमजा, ज़बानी बयानिया, बयान कुनिंदा और सामईन, शेर शोर अंगेज जैसी शाहकार किताब एक जानिब उनकी इल्मियत की गम्माज है, तो दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि वो इंतशार के भी शिकार हैं। माज़रत के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इंतशार के शिकार है। इंतशार से मुराद ये नहीं है कि वो ज़हनी तौर पर, मतलब नजरियात कई अफरात व तफरीद के सबब या कसीरुल मुतालिया के सबब ऐसा कभी कभी लगता है कि क्या उनकी तहरीरों में, उनकी फिक्र में, उनके ख्याल में, उनकी गुफ्तगू में ये झलक मौजूद थी। मुमकिन है आप मेरी बात से इत्तेफाक न करें, मैं ये नहीं कहता कि आप इत्तेफाक, लेकिन मैं अपनी बात कहने का तो हक रखता हूँ, और ये कह सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इंतशार के भी शिकार हो। जदीदियत के जो रुझानात और उसकी तरवीज के तकाजे कुछ और, हमारे अदबी सरमाए की वक़्त उनसे कुछ और तकाजे कर रहे थे। इसीलिए मशरिक़ व मग़रिब के माबैन अदबी मबाहिस की बात या अदबी नजरियात की बात करें शमशुर रहमान फारूकी ने, आप देखेंगे कि कभी अपने क्लासिकी सरमाए को कमतर नहीं समझा। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि बावजूद है कि उनका मुतालिया मगरिब के हवाले से बहुत ही वसी था और कम लोगों के हिस्से में ये मुतालिया है, बावजूद उन्होंने कभी भी अपने क्लासिकी सरमाए को कमतर नहीं समझा और कमतर नहीं आका। इसीलिए कभी शेर शेरंगेज के जरिए, तो कभी मीरियात या तफहीम मीर के समत में एक कदम आगे बढ़ाया। कदम यहीं तक रुकता नहीं है, एक कदम और आगे बढ़ाया और तफहीम गालिब की नई राहें खोलते। कभी कभी लफ्ज़ो माना की वो कदीम बहस जिसका सिरा अरब और ईरान से होते हुए हम तक पहुंचता है, उस पर शमशुर रहमान फारूकी ने न सिर्फ गौर व खोज किया, बल्कि किस मौजू पर लफ्ज़ो माना के हवाले से अहम किताब लिखी। ऐसा नहीं है कि ये मबाहिस हमारे यहाँ मौजूद नहीं थे मौजूद। और मैं ये कहूँ कि कई नामवर अदीब व नाक़िद ने इस समत में नाकाबिल फरामोश काम, मगर शमशुर रहमान फारूकी का भी काम बिलाशुबह यकीनन अदब में काबिल कद्र इजाफा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता कि कसरत मुतालिया के सबब या अदबी नजरियात की इफरात व तफरीद के वो भी शिकार, इसलिए उनको सिर्फ जदीदियत के नक्काद के तौर पर देखना मैं समझता हूं कि यह करीब इंसान। अगर सिर्फ इसी नुक्ते नजर से देखा गया तो फारूकी साहब की हमा जहत शख्सियत को हम और आप नहीं समझ सकते। यहाँ हमारे दोस्त एडवोकेट खलीलुर रहमान साहब तशरीफ फरमा, अदब का बड़ा गहरा मुताला, कई जबानों पर दस्तरस है,
اور بڑے قریب سے شمس رحمان فاروقی کو انہوں نے لکھا ہے، اور یہ بھی مغربی ادب کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں، نصر صاحب کی موجودگی میں، عبدالرب صاحب کی موجودگی میں، اور آپ تمام حضرات کی موجودگی میں، میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں خلیل صاحب سے مستعار ہے۔ میرا خیال ہے کہ ادب کو پرکھنے، ادب کو سمجھنے اور ادب کو سمجھانے کے بہت سے نظریے ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے ادب کو دیکھیں۔ عین ممکن ہے کہ میر کی غزلوں کو جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں، عین ممکن ہے آپ کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہوں، شمس الرحمان فاروقی نے کسی اور طرح سے دیکھا ہو، کلیم الدین احمد نے کسی اور طرح سے دیکھا۔ ہم آنے والی نسل سے یہ توقع کریں گے کہ وہ دوسری طرح سے دیکھیں، یہ ان کا حق ہے اور دیکھنا چاہیے۔ کیوں کہ زندہ ادب تو وہی ہے جو جامد و ساکت نہ ہو۔ زندہ ادب وہ ہے جس میں عہد کے تقاضے اور مطالبے کے مد نظر مستقل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مستقل تبدیلیاں آتی رہیں۔ اگر یہ تبدیلیاں رک گئی تو یقین مانیے کہ ادب وہیں ٹھہر جائے، ایک پہاڑ کے معنی جامد و ساکت ہو جائے۔ لیکن ادب تو ایک آبشار ہے، بہتا ہوا سمندر ہے، جس میں تلاطم بھی ہے، طغیانی بھی ہے، اور روانی بھی ہے، اور کبھی کبھی خاموش بھی۔ لہذا اردو ادب کو جب ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو کچھ عرصے تک جمود نظر آتا ہے۔ میں ادب کی تاریخ کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اردو ادب کی تاریخ کو پڑھیں تو ایک عرصے تک جمود نظر آتا ہے، اور کبھی تبدیلیوں کا استقبال اس طرح سے کیا گیا کہ انتشار نظر آنے لگا۔ اب آپ دیکھیے ساؤتھ والوں کو مبارک ہوں، جنوب کے لوگوں کے لیے ہے کہ اردو ادب میں پہلی دفعہ باضابطہ شعری انتقاد پر جو گفتگو ہوئی وہ ملا وجہی نے در شرح شعر گویت جو کتب مشتری میں لکھا ہے۔ ہم تو پہلے جب کہتے ہیں کہ پہلی تنقید کی نیٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے تو فوراً جو ہم شمال کی طرف چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تذکرے بیاض اور مقدمہ شعر و شاعری، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہتا ہوں تجھے پن کی ایک بات کہ ہے فائدہ اس بنے دھات دھات کہاں سے کہتا ہے، جنوب سے کہتا ہے۔ یہ آواز جو دفعہ شعری انتقاد اگر بات اٹھتی ہے تو وہ ملا وجی کہ وہ شعر کو آپ کو دیکھا تو باہر کا میں بات یہ نہیں تھا کہ فاروقی صاحب، اچھا اس سے پہلے میں اپنی بات کو پھر دہراؤں تاکہ سلسلہ جڑا ہے کہ ادب میں جمود، ادب میں ہر طرح کی تبدیلیوں کا استقبال کیا جانا چاہیے، لیکن استقبال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ ہم کر رہے ہیں اس کا منہج ہے اور کتنا ہمیں دراصل ادب کوئی واضح نظریہ ایک واضح کی کوششیں کی، مگر کبھی کبھی کئی سرحدوں کے قریب پہنچ گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ان کی خامی، میں کہتا ہوں کہ خوبی بھی، میرے خیال میں یہ ایک فطری عمل، وہ بھی کسی ایک نظریے پر استقلال اور استحکام کے ساتھ قائم رہ سکے یا نہیں رہ سکے، یہ ہمیں ان کی کتابوں کو پڑھ کے سوچنا چاہیے۔ میں آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہنا کہ عہد کے بھی اپنے تقاضے اور مطالبے ہوتے ہیں۔ شاید اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم غور کریں کہ کیا اس عہد کے تقاضے اور ادب کے بدلتے افکار، یہ مستعار ہے ایک محفل سے جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں، اور یہ محفل خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی ادبی گفتگو سے یہ انہی سے مستعار لے کے انہی کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کے عہد کا تقاضا کیا ہم سے کچھ کہتا ہے؟ کیا ہمیں انہی نظریات کے حصار میں رہنا ہے یا ان نظریات سے آگے بھی ہمارا ادب 21ویں صدی میں آ چکے اور عہد کے تقاضے اور ادب کے بدلتے افکار اور موضوعات اور تخلیقی تجربات کی بات کریں
क्या हमसे ये नहीं कहते कि इस दौर का तकाजा कुछ और है, जदीदियत से आगे सोचें। अदब को जंग नहीं। और ये अच्छी बात है, उर्दू अदब की तारीख का हम मुताला करते हैं, कितने रुझानात, कितनी तहरीकें, क्या हम उन्हीं को तावीज बना के अपने गले में लटकाए रहें या आगे भी बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। शख्सियात का एहतराम अपनी जगह, नजरियात का एहतराम अपनी जगह, तारीख का हिस्सा है और रहना चाहिए। लेकिन आज की तारीख हमें लिखनी है, आपको लिखनी है, और इसको लिखने के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा। खलील साहब आपको सिपहसालार बनना है, नैयर साहब और नसर मलिक साहब, अब्दुल रब साहब, आपके जिम्मे ये है। मैं तो पीछे पीछे चलने वाला इंसान हूँ और जरूर अलम उठाए आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा ख्याल है आज की इस अदबी गुफ्तगू में या इफ्तिताही तकरीब में मेरी गुफ्तगू इतनी ही है। कुछ तल्ख कलामी अगर हुई तो माजूर चाहता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत मुबारकबाद अब्दुल रब साहब, बहुत मुबारकबाद शोबे उर्दू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।